हेलो एवरीवन। हम अपना इसी सेशन को आगे बढ़ाते रहे हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले हमने 3 गोलमेज सम्मेलन देखा थी और हमने देखा था साइमन कमीशन के बारे में और देखा था महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था 1931। ठीक है, 12 मार्च में इन्होंने जो पदयात्रा स्टार्ट करी थी। अब हमें ये भी पता है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, अच्छा कब आई थी साइमन रिपोर्ट? प्रस्तुत कब हुई है? 27 मई, याद करवाया था ना, साइमन 27 मई 1930 को। इसी को आधार बनाकर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। यस और नो? तो ये जो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो सकते थे, इस पे भी चर्चा करी गई थी। और हमें ये पता है कि इसमें लगभग 44 लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो अब आप मेरा एक स्टेटमेंट बताओ कि क्या गवर्नमेंट ऑफ 1935 जो एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम, ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इससे संबंधित वार्तालाप हुई थी? यस और नो? यस। क्या 1935 का अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था? यस। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स हमें पता होने चाहिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट आना था, उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, वो भी किस ईयर में? 1933 में। उस श्वेत पत्र, अब श्वेत पत्र क्या होता है कि भाई जब भी कोई सरकारी कामकाज होता है तो सरकारी कोई भी जानकारी होती है गैजेट में निकाली जाती है, उसी को बोलते हैं श्वेत पत्र। ठीक है, व्हाइट पेपर। उस इसी शोध पत्र में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थे। और इस समय भारत के जो सचिव है वो कौन है? सैमुअल होर है। यानी कि 1935 का जो एक्ट आया है, उस समय सचिव कौन थे? सैमुअल होर। ये तो पहले भी थे ना, सैमुअल होर। अब जब ये श्वेत पत्र आया तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कौन? इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। अब इंडियन लिबरेशन फेडरेशन कौन सी संस्था है? पिछली बार वीडियो में 3 बार बताया था, 1918 में। और जो तेज बहादुर सप्रू का जो आपने बार बार नाम सुनते हैं, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो इसी इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के सदस्य थे। जनरली सूर्यनाथ बनर्जी की ये फेडरेशन थी, उनके द्वारा स्थापित करी गई थी इन द ईयर ऑफ 1918। तो श्वेत पत्र की आलोचना इस इंडियन लिबरल फेडरेशन ने करी और क्या कहा कि ये जो श्वेत पत्र है ना, ये भारतीय मांगों की तो अपेक्षा, यानी कि भारतीय मांगों को ये नहीं मान रहा है, और ये सिर्फ साम्राज्य के जो हित हैं, जो अंग्रेजों के हित है, सिर्फ उनकी रक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहा है अपेक्षाकृत भारतीय मांगों की। इसके अलावा ऑल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, एटक, इसी को कहते हैं AITUC, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। इस श्वेत पत्र को क्या कहा है? दोहरा रोलर, यानी कि डुअल रोलर। ठीक है ना, दोहरा रोलर कहा है। बस समझ में आ गया। तो अब ये पूछेगा कि दोहरा रोलर किसने कहा था? और एटक ने। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश संसद में दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति का भी गठन किया गया। क्वेश्चन यही पूछेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे चर्चा करने की, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो श्वेत पत्र था, उस पर जो कमेटी बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष कौन बना था? लॉर्ड लिथगो। अब लॉर्ड लिथगो कौन बनेगा? गवर्नर जनरल बनेगा। प्रवर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय संघ की स्थापना तभी हो सकती है जब इसमें कम से कम 50% राज्य शामिल हों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था, उसमें ये कहा गया था कि एक हमें संघ का निर्माण करना है, लेकिन संघ का निर्माण कब हो पाएगा? जब एटलीस्ट 50% राज्य शामिल होने चाहिए। और अगर ये नहीं हो पाए तो फिर नहीं बनेगा। और साथ में ये भी शर्त रख दी गई थी कि ये जो रजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, इनका भी शामिल होना जरूरी था। तो आप ये एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में संघ का प्रावधान रखा गया था, लेकिन कभी ये साकार नहीं हो पाया क्योंकि रजवाड़ों ने कभी इस संघ में शामिल नहीं हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में संघ का प्रावधान रखा गया था, लेकिन कभी साकार नहीं हो पाया। कारण थे रजवाड़े। रजवाड़े उसमें कभी सम्मिलित नहीं हुए। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये तो प्रिवर समिति थी। कौन सी प्रिवर समिति? जिसका हेड था लॉर्ड लिनलिथगो। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये भी याद, तारीख भी पूछ सकता है कि किस तारीख को ये भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ? 2 अगस्त को। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों का द्वैध शासन खत्म कर दिया जाता है और अब वो केंद्र में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोविजंस में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, अगले एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं मैं, उस पर आप देख सकते हैं। 1935 में 321 धाराएं थी और 19 परिशिष्ट थे, शेड्यूल थे। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था जो सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट सबसे लंबे समय तक रहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर ही भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूछेगा कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण
किस अधिनियम के द्वारा किया गया? और उसमें से एक पक्की बात है, पता क्या है? इसमें एक होगा ये 1947 स्वतंत्रता अधिनियम, एक उसमें क्या होगा? ऑप्शंस होगा 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, और एक दूसरा होगा 1935। तो हमें तो लगेगा ना कि भारत जो आजाद हुआ है, वो तो 1947 में हुआ, तो यही होगा। तो अब दोनों में अंतर जरा समझ लो। स्वतंत्र तो हम 1947 में हुए हैं, लेकिन जो हस्ता का हस्तांतरण हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार हुआ। दोनों में अंतर है। पावर का ट्रांसफर 1935 एक्ट, और हमारा जो फ्रीडम है वो 1947 के एक्ट में, राइट। 1935 के अधीन द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया। अब बर्मा जो को भारत से जो पृथक किया गया, ठीक है ना, इसी चीज को रिकमेंड किया गया था, किसके द्वारा? साइमन कमीशन के द्वारा, ठीक है। और साथ में क्या कहा गया? तथा अदन को ब्रिटिश के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। अदन की खाड़ी हमें पता है ना, लाल सागर के पास में, उसको भी ब्रिटिश कंट्रोल उससे हट गया। और बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। बरार जो था उसको कहाँ पे? मध्य प्रांत में। बरार का हिस्सा ले लिया गया था ना 1835 में। हैदराबाद से बरार अंग्रेजों ने ले लिया था। क्यों? क्योंकि बरार राजस्व चुकाने में नाकामयाब था, इस वजह से बरार को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और दो नए प्रांत बने हैं, कौन कौन से? उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ। और ये उड़ीसा और निर्माण, इसकी भी रिकमेंडेशन किसने करी थी? ये भी बाय साइमन कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन भी किसने करी है? साइमन कमीशन ने, इसी वजह से। ठीक है। तो तीन, अब क्या क्या चीजें देखो, टेरिटोरियल चेंजेस क्या हो रहा? बर्मा अलग से राज्य बन गया, ठीक है। उड़ीसा सिंध अलग से बन गया, ठीक है। और इन दोनों की जो सिफारिश है, ये किसने करी थी? साइमन कमीशन ने। और साथ में अदन से ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो जाता है, और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। 1935 का अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनार्की, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? कॉन्स्टिट्यूशनल अनार्की का प्रतीक था। यानी कि संविधान तो संवैधानिक चीजें थी, लेकिन अनार्की थी, हर चीज अस्त व्यस्त थी। इसमें इतने अधिक नियंत्रण थे कि भारत की राजनीतिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथों में बनी रही। यानी कि भारतीयों के लिए कोई विशेष इसमें कुछ प्रावधान नहीं किए गए थे। इसके अलावा देखो, उड़ीसा और सिंध को भी तोड़ दिया गया है। नेहरू ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा था, 1935 का अधिनियम एक ऐसा यंत्र था जिसमें इंजन नहीं था। ठीक है, एक ऐसी कार है जिसमें इंजन नहीं है। तो जब भी आप क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट को, उसमें नेहरू का स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं। 1935 के अधिनियम के 90 भाग द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग 1935 में, लेकिन अगर ये कहे कि सबसे पहली बार, तो 1919 के एक्ट में। ठीक है। 1935 के अधिनियम का विस्तृत वर्णन ये छोड़ दो, ये मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसमें जाके देख लेना। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट आया, तो पर अब ये कहा गया कि 1937 में प्रांतों के लिए इलेक्शंस होने थे, प्रांतीय निर्वाचन होना था। तो अब कांग्रेस के अंदर ये कंडीशन क्रिएट हो गई थी, एक कंफ्यूजन की स्थिति, कि क्या हमें इन निर्वाचन में 1937 के निर्वाचन में भाग लेना भी चाहिए या फिर मना कर देना चाहिए। अब कांग्रेस के अंदर खटपट होगी, तो कांग्रेस के जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के साथ में जो कुछ भी हुआ पिछले 2 से 3 सालों में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कुछ भी हुआ, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस कांग्रेस के हाथ में नहीं लग पाई थी। तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं यही चलाएंगे। लेकिन जो न्यू गार्ड्स हैं, ठीक है ना, उनका भी मानना है। तो ओल्ड गार्ड्स उस समय मान रहे थे कि हम कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एक तरफ चलाएंगे और हम निर्वाचन में भागीदारी लेते हैं। लेकिन जो न्यू गार्ड्स है वो कह रहे थे कि नहीं, हम निर्वाचन, जैसे न्यू गार्ड्स में किसे कहेंगे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी को, वो कह रहे थे कि नहीं, हम निर्वाचन में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं लेंगे। तो इसी को, यही डिबेट स्टार्ट रही कि कौन भागीदारी लेगा या नहीं। इसी में नेहरू जी का विजन बहुत काम आता है। नेहरू जी ने कहा है कि ये जो हमारी नीति है ना, स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष शांति संघर्ष, ये स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाली है। अगर हमें रियल में सक्सेस चाहिए तो कंटिन्यू स्ट्रगल हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना। रियल पावर, ही सेड, कैन नॉट बी वन बाई टू आनास और फोर आनास, की वास्तविक शक्ति 2 आना 4 आना से हमें प्राप्त नहीं होगी अगेंस्ट एसटीएस। ये चीज मतलब नेहरू का था। नेहरू कह रहे थे कि अगर हम इसमें भाग ले रहे हैं, तो काउंसिल में अगर हम एंट्री कर रहे हैं, तो एक तरीके से स्पिरिचुअल डिफीट होगा, यानी कि एक आध्यात्मिक हार मानी जाएगी। माना जाएगा कि हमने अपने आदर्शों को सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स के सामने, एंड अ रिट्रीट फ्रॉम रेवोल्यूशनरी टू रिफॉर्मिस्ट मेंटेलिटी। और हमारी ये इस चीज को दर्शाएगा कि अभी तक हम जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी हमारी मेंटेलिटी थी, अब वो सिर्फ सुधार पर हम टिक गए यहाँ के। तो ये नेहरू का विजन था। तो सीधी सी बात की स्टेटमेंट में कि 1935 के एक्ट के अनुसार जो निर्वाचन होने थे, उसके विरोध में थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि वो बाद में मान जाते, ठीक है ना। और जब, तो नेहरू एंड सुभाष, कांग्रेस के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने इस चीज का अपोज किया था। मैंने फिर से बता रहा हूँ, जो यंग लोग थे उन्होंने
इस बात का अपोज किया था कि हमें इलेक्शन से भाग नहीं लेना है, लेकिन फाइनली इसमें बोला गया कि हमें इसमें भाग लेना चाहिए। अब 1937 के प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव होते हैं, उनमें होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। अब ये पूछा जाएगा कि कब चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, कि 1936 लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब जरा मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। 1936 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए हैं। एक फैजपुर अधिवेशन हुआ था, और फैजपुर अधिवेशन पहला इनका ग्रामीण अधिवेशन था, कांग्रेस के द्वारा गठित कोई भी ग्रामीण अधिवेशन। दूसरा हुआ था लखनऊ में, और दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करी है किसने? नेहरू जी ने। तो एकमात्र ऐसा साल था कांग्रेस के अधिवेशनों में 1936, जहां पर एक ही वर्ष में 2 अधिवेशन हुए, पूर्ण अधिवेशन। इसमें कोई विशेष अधिवेशन नहीं तो विशेष अधिवेशन तो टोटल कांग्रेस के 4 हुए ना। जैसे कि ये 1920 में हुआ था, 1923 में भी हुआ था। ठीक है? तो एक चीज तो हमें याद रखना है कि एकमात्र ऐसा वर्ष जिसमें कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए 1936, और 1937 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अब ये इन दोनों का रिलेशन है, क्या है? कांग्रेस को 1937 में चुनाव में भाग लेना था, जब ये डिसाइड हो गया, तो कांग्रेस ने ये सोचा कि हम पूरी जोर शोर से अपनी पूरी मशीनरी यहीं पर लगा के रखेंगे 1937 के इलेक्शंस में। इस वजह से बेहतर यही है कि 1937 वाला जो अधिवेशन है वो हम पहले ही कर लेते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने दूसरा एक अधिवेशन उस वर्ष फैजपुर में हो ही गया था, इन्होंने दूसरा अधिवेशन लखनऊ में भी कन्वीन किया। तो इस तरीके से चीजें समझ में आई। 1937 का अधिवेशन क्यों नहीं हुआ? क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्शंस की वजह से वो अधिवेशन पहले ही करवा चुके थे। ठीक है? नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने सत्ता भागीदारी के खिलाफ थे, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, क्योंकि सत्ता में भागीदारी का अर्थ था 1935 के अधिनियम को स्वीकार करना। तो क्या कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम को स्वीकार किया? यस। और कैसे स्वीकार किया? इनडायरेक्ट साइन किया था। इस इलेक्शंस में 1937 के इलेक्शंस में क्या कर सम्मिलित होकर, उसमें पार्टिसिपेट करके। तो सीधी सी बात है कि ये जो चुनावों का जो प्रावधान था 1935 के इलेक्शन में ही तो था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, चूंकि कांग्रेस ने 1937 के इलेक्शंस में शामिल हुई थी, इस वजह से 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था। चलिए, अब जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था इनका, ये पूर्ण लोकतंत्र संबंधी प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था, फैजपुर अधिवेशन 1936। ठीक है ना? तो गांव में उन्होंने पूर्ण लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और साथ में फैजपुर अधिवेशन में ही यहाँ पर इनकी कृषि, कांग्रेस की जो कृषि नीति थी वो भी यहीं पर हुई थी, क्योंकि ग्रामीण का ये ग्रामीण में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, तो कृषि नीति भी दर्शाएंगे यहाँ पर। फैजपुर अधिवेशन में ये भी दिखाया गया कि चीन के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव भी किया गया। ठीक है? क्योंकि जापान ने अटैक कर दिया था चाइना पे, इस वजह से। एक साथ एक चीज और है कि इटली ने अटैक कर दिया था इथियोपिया पे, तो इस चीज का विरोध भी इसी फैजपुर अधिवेशन में हुआ था। तो 2 लोगों के आक्रमण का विरोध हुआ, तो इटली का आक्रमण इथियोपिया, ठीक है, उस समय इसको अब्सीनिया बोला जाता था, और जो जापान ने अटैक किया था किस पे? चीन के ऊपर, इसका भी कांग्रेस ने क्या किया? यहाँ पर क्रिटिसाइज किया इसी आंदोलन, इसी अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में। तो फैजपुर अधिवेशन में 4 इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट्स याद रखो। एक तो कृषि नीति, दूसरा पूर्ण लोकतंत्र संबंधी प्रस्ताव, दूसरा जापानी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। क्यों? क्योंकि जापान ने अटैक किया था चाइना पे। ठीक है? और तीसरा क्या था? इटली ने अटैक कर दिया था अब्सीनिया पे, तो इसका भी विरोध किया इन्होंने। इसके अलावा फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कार्य समिति में आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण और अच्युत पटवर्धन को शामिल किया। अब ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? ये सोशलिस्ट पार्टी है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन 1934 में मुंबई के एरियाज में हुआ है। अब जो समाजवादी लोग हैं, समाजवादियों को ही अब कांग्रेस में वो पहले भी कांग्रेस में ही थे, इनको जगह दे दी गई, इनको एक तरीके से समाजवाद को रिकॉग्नाइज किया है कांग्रेस ने। कब? 1936 में। तो एक सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी तो 1934 में, लेकिन कांग्रेस ने इनको कब मान्यता दे रहा है? 1936 में। और कौन कौन 3 लोग हैं? नरेंद्र देव, जेपी नारायण, अच्युत पटवर्धन। राइट? फैजपुर अधिवेशन में कृषि संबंधी कार्यक्रम निम्नलिखित थे। पहले तो यही याद होना चाहिए कि किस कृषि संबंधी प्रावधान थे, कौन कौन से थे? भू राजस्व में कमी कर देना है, सामंती उपकरों की समाप्ति, क्योंकि जब सामंती व्यवस्था थी तो बहुत ज्यादा उपकर लगाए जाते थे कृषक समाज पर, वो खत्म किए जाए। सहकारी कृषि यानी कि कोऑपरेटिव की बात करी गई, और किसान संगठनों की स्थापना होनी चाहिए। और पांचवा था कि कृषि मजदूरों के लिए आजीविका योग्य मजदूरी, कि एटलीस्ट इतनी मजदूरी दी जानी चाहिए जिससे उनकी जो आजीविका है वो भरण पोषण हो सके। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या और अपना मैनिफेस्टो जारी किया? नागरिक स्वतंत्रता की बहाली की, तो मतलब सबको फ्रीडम दी जाएगी, बहुत सारे प्रतिबंध ब्रिटिशर्स ने लगा के रखे थे। दूसरा, कृषि के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया जाएगा। तो 1936 आते आते तक अब ये चीज दर्शाने, 1928 से जो क्रांति स्टार्ट हुई है, जहां पर वर्कर्स पीजेंट पार्टी 1928 में ऑल इंडिया नेशनल पार्टी के तौर पे गठित होती है,
तो ये दर्शाने लग गया था कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का जो मुख्य आधार था, वो अब कौन, पी से पीजेंट और डब्ल्यू से जो वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स और पीजेंट्स। वर्कर्स का मतलब कौन है, जो मजदूर वर्ग है, और जो कृषक वर्ग है, अब उसका आधार हो गया। और 1936 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को मान्यता, यानी कि भोजपुर अधिवेशन में दी जाती है, ये इस बात को दर्शाता है कि इनका जो आधार है पीसेंट्स, अब एक बड़ी फोर्स हो चुके हैं आंदोलन में। अब ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट ये दर्शा रहा था कि पीजेंट्स बड़ी फोर्स हो गए इस आंदोलन में, तो एक तो यही वाला पॉइंट है कि फैसपुर अधिवेशन में नरेंद्र देव, जेपी नारायण और अच्युत पटवर्धन को शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट आप ये रखेंगे कि कांग्रेस ने फैसपुर अधिवेशन में कृषि संबंधी कार्यक्रम भी अपना जारी किया था। तीसरा पॉइंट ये भी है कि कांग्रेस ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कृषि के ढांचे में व्यापक परिवर्तन, यानी कि कह सकते हैं कि ओवरहॉल ऑफ एग्री स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लगान में कमी की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने मैनिफेस्टो में ज्यादातर चीजें रख रहे हैं किसानों से संबंधित। राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की भी बात कर रहे हैं, किसानों को कर्ज से राहत की बात कर रहे हैं, हड़ताल करने व संगठन बनाने का अधिकार। हड़ताल ये किससे, वर्कर से रिलेटेड हो गया। तो ये जो आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखोगे, आप मोर और लेस ये किस किस दो लोगों के हक ज्यादा हैं, एक वर्कर्स का और एक दूसरा ये है पीजेंट्स का। ये दिखाता है इन दोनों की अब यहाँ पर तूती बोल रही थी इस आंदोलन, मतलब भारतीय संग्राम में इस समय 1936 के आसपास। जनवरी फरवरी 1927 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 5 प्रांतों, अब ये इलेक्शन कब हुए थे, जनवरी फरवरी यानी कि 1937 की शुरुआत में ही, ठीक है। जनवरी फरवरी का महीना कब होता है, वर्ष की शुरुआत में ही तो होता है, तो ये तारीख याद रखनी है, जनवरी फरवरी 1937 में हुए। इलेक्शंस भी हो गए। अब जरा हम देखते हैं, देखो अब इसको याद करना बहुत जरूरी है। एमसीयू और बिहार, क्लियर मेजोरिटी ब्रिटिश को, सॉरी कांग्रेस को कहां कहां पे मिली, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रांत, यहाँ पे देख लेते हैं। एम से, हाँ, 5 प्रांतों में क्लियर मेजोरिटी मिली है, 5 में क्लियर मेजोरिटी मिली है, ठीक है। कहाँ कहाँ, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, बिहार में, उड़ीसा में और मद्रास में भी, ठीक है। तो ये 5 प्रांत याद रखने हैं, तो इसी को मैंने नमूने से इस्तेमाल किया, एमसीयू और बिहार, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये उत्तर प्रदेश वाला, उड़ीसा और ये बिहार के एरिया में। बात समझ में आ गई, क्लियर मेजोरिटी मिली है। 2 एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए हैं, जैसे सबसे बड़े दल के रूप में ये 3 एरियाज में, ठीक है। तो सबसे बड़ा दल ये कितने उम्र, 3 में। तो कौन कौन से वो 3 है, एक तो बंबई, एक है असम और दूसरा है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत याद है ना, एनडब्ल्यूएफपी, पिछले वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं। मुंबई में ये सिर्फ 2 सीट्स कम रह गई थी बहुमत से। बात समझ में आ रहा है। और केवल बंगाल पंजाब, इसको आप याद कर लो, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी है ना, बीएसपी में इनको बहुमत नहीं मिला। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे जरा समझिए। 5 प्रांतों में इनको क्लियर मेजोरिटी मिली है, 3 प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, लेकिन क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाई, कम रह गई सीट्स। और मुंबई एक ऐसा था जिसमें सिर्फ 2 सीट्स कम रह गई थी, और 3 राज्यों में ये आसपास भी नहीं थे, बीएसपी थे। बात समझ में आ रहा है। तो जुलाई 1937 तक कांग्रेस ने मद्रास संयुक्त प्रांत, इन सीधी सी बात है, जुलाई तक उन्होंने 6 प्रांतों में सरकारें बनाई, लेकिन टोटल उन्होंने 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी। अब जरा इसे समझते हैं कैसे। देखो, 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी और एक में उन्होंने क्या किया था, सिंध और असम में सपोर्ट दे दिया था, कांग्रेस का सपोर्ट था। तो टोटल कितनी हो गई, 9 सरकारें हो गई। कांग्रेस ने सिंध व असम में साझा सरकार बनाई। देखो, साझा सरकार पूछ लिया जाए तो कहाँ पे, शासित सिंध में और सम में क्या था, 2 चीजें सम होनी चाहिए, दोनों लोगों का साझापन होना चाहिए, है ना। तो सिंध और असम में साझा सरकार। अब जरा देखते हैं क्या था। अब जिन 5 राज्यों में इनकी क्लियर मेजोरिटी तो यहाँ पर तो बनेगी, तो 5 2 7 हो गया, 5 हो गया, और 2 जो BAN किया था ना हमने, तो बी से बहुमत से 2 मत दूर थे ना इसमें, और ये बंबई में, तो यहाँ पे भी बन गई, छठवां ये हो गया। अब यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स का जो एरिया था, उसमें ये चूंकि कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी इन 3 एरियाज में, तो कुछ लोग अदर पार्टीज के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो ये यहाँ पे भी इनकी सरकार बन गई। तो 5 तो ये है, छठवां ये हो गया, 7वां नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है। 7 में तो इनकी सरकारें बन गई, जबकि बहुमत कितना था, 5 में। आगे देखते हैं। अब ये जो सिंध है और ये जो असम है, यहाँ पे साझा सरकार बनी थी, कोलिशन सरकार। तो असम में सरकार बनी इनकी सादुल्ला बरदोली के नेतृत्व में, ठीक है। और सिंध में जो इनकी बनी है वो बनी है हुसैन हिदायत उल्लाह खां, पहले सीएम रहे, और फिर सीएम कौन होगा, अल्लाह बख्श समरू। लेकिन ये जो है, ये बंगाल और पंजाब जिनकी डिमांड एक कांग्रेस के अलावा
मुस्लिम लीग कर रहे थे ऐसे पाकिस्तान के तौर पे। यहाँ पर पंजाब में जो सरकार बनी वो फजल उल हक की बनी, वो कि कृषक प्रजा पार्टी से रिलेटेड थी और मुस्लिम लीग के समर्थन से बनी थी। और सिकंदर हयात खां की जो पार्टी थी वो थी पंजाब यूनिस्ट पार्टी। तो ओवरऑल सीधी सी बात ये है कि कांग्रेस ने 7 में तो क्लियर अपनी सरकार बनाई, 2 में उनके क्या थी, साझा सरकार बनाई थी असम और सिंध के अंदर, है ना? दोनों में कहाँ-कहाँ पे सम ये, और साथ से सिंध, सिंध से क्या हो जाएगा, साझा सरकार बनाई। अब इनकी सरकारें कहाँ-कहाँ पे नहीं थी, बी और पी में नहीं थी। तो 5, 3, 8, 9, 10, 11, तो 5 में कांग्रेस की सरकार थी, 2 में साझा सरकार थी कांग्रेस के साथ में, और 2 मुस्लिम, और 2 में, 1 में मुस्लिम लीग थी और 1 में पंजाब यूनिस्ट पार्टी। तो ये इसके नतीजे थे। बात समझ में आ गया है? अब इनसे कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लिमेंटेड चीज़ है कि सरकार मतलब कितने में इनकी बहुमत आई थी। तो मैं अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। लार्ज क्लियर मेजॉरिटी 5 में, लार्जेस्ट पार्टी 2, 3 में, तो 5, 3, 8 तो ये थे, और एक सिंध में साझा सरकार बनी है। किन 2 एरियाज़ में साझा सरकार बनी है? तो एक तो रहेगा असम में और एक रहेगा सिंध में। 2-2 एकदम एक्सट्रीम एरियाज़ हैं, राइट? और कहाँ से सदस्य टूट के आ गए थे दूसरे पार्टीज़ के कांग्रेस में? नॉर्थर्न से, ठीक है ना? और बहुमत से 2 मत दूर कहाँ पे थे? बम्बई में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, राइट? और पंजाब में किसकी सरकार बनी थी? सिकंदर हयात खान। किस पार्टी के? पंजाब यूनिस्ट पार्टी के। बंगाल में किसकी सरकार बनी थी? फजल उल हक की। किसकी सरकार थी? कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की। चलिए, अब हम आगे देखेंगे कि ये जो 1919 का जो एक्ट आया था, इसके अनुसार 2 इलेक्शंस हुए थे, ठीक है ना? 1935 एक्ट के अनुसार तो 1937 के इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है? लेकिन बाकी जो 1923 के इलेक्शंस हुए हैं और 1946 के इलेक्शन जो हुए हैं, वो 1919 के एक्ट के अनुसार हुए हैं। अगर एग्ज़ाम में आता था कि 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे, वो किस एक्ट के अनुसार हुए हैं? तो हम ये सोचेंगे कि 1935 एक्ट के करीब आया था, तो इसी के अनुसार, लेकिन नहीं, क्या 1919, हमें बस इतना याद रखना है कि 1935 एक्ट आया था, उसके अनुसार सिर्फ 1937 के इलेक्शंस हुए, बाकी सब 1919 के एक्ट के अनुसार, ठीक है? अब देखो, 1937 के इलेक्शन तो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। 1940 के इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो बीएसपी है ना, यहाँ पर बंगाल और यहाँ पे सिंध में किसकी पार्टी की बन रही थी, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बना ली थी उन्होंने 1940 के इलेक्शन में। लेकिन पंजाब में ना, भले मुस्लिम लीग की सीट ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस, अकाली और इसका यूनियनिस्ट पार्टी के गठबंधन ने सरकार बना ली। अब 1937 के जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, प्रधान मतलब कांग्रेसी प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि उस समय के मुख्यमंत्री जो लोग बने थे 1937 के इलेक्शंस में, उनकी जरा बात करते हैं। बंबई में बीजी खैर, यूपी में गोविंद बल्लभ पंत, इसी वजह से कहा जाता है संयुक्त प्रांत के पहले पीएम और सीएम। मद्रास में श्री राधा गोपालचारी, उड़ीसा में कौन है, हरे कृष्णा मेहताब हैं। बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, सिन्हा वहां पे। मध्य प्रांत के खरे, तो मध्य में चीजें कैसी होती है, जैसे रोटी आप सेकते हो तो मध्य में खरी रोटी हो जाती है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में डॉक्टर खान साहब। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कौन बन गए, कांग्रेसी प्रधान, मतलब कांग्रेसी सरकार, कांग्रेसी सीएम बने 7। और 2 लोगों को इन्होंने साझा सरकार में बना लिया था, ठीक है? एक ये सादुल्ला बारदोलोई को, और दूसरा ये हुसैन हिदायतुल्लाह खान और अल्लाह बख्श समरू को। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब प्रांतीय सरकारियों की इनकी जो उपलब्धियां हैं, वो हम जरा देख लेते हैं क्या होगा। पहली बार प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी व स्वच्छ सरकार बनी थी। कांग्रेस शासित प्रांतों में किसानों में जागरूकता व राजनीतिक चेतना बढ़ी, और सीधी सी बात है, किसानों के जिस तरीके से 1937 के इलेक्शन में किसानों का मैनिफेस्टो कांग्रेस ने बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था, तो सीधी सी बात है, किसान तो अब बहुत उत्साहित थे कि उनके लिए कुछ भला होने वाला है। और राजनीतिक बंदियों को रिहा भी कर दिया जाता है, जहां जहां पर इनकी सरकारें बनी थी 7 राज्यों में। बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के प्रथम अधिवेशन में वहां किसान जुलूसों की शक्ल में असेंबली भवन में घुसकर कुछ समय तक सीटों पर बैठे रहे, जैसे आजकल होता है वो सेल्फी। अगर उस समय स्मार्टफोन होता तो ये सब सेल्फी खींच लेते उस समय तो। 1932 के जन सुरक्षा अधिनियम जो आया था के द्वारा प्रांतीय सरकारों को प्रदत्त सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। ये भी याद रखिएगा, 1932 में जो इमरजेंसी एक्ट आया था, इमरजेंसी शक्ति दे दी गई थी, वो हटा दिए कांग्रेस की सरकारों ने। संयुक्त प्रांत यानी कि आज का उत्तर प्रदेश और बिहार में 1939 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। काश्तकारी का मतलब होता है टीनेंसी एक्ट। टीनेंसी का मतलब होता है जिन जमीन पर जो कृषक कृषि करते हैं उनका उसमें मालिकाना हक को लेकर, जिसके द्वारा आगरा और अवध के किसानों को जोत का पुश्तैनी अधिकार मिल गया, कि उनका पुश्तैनी अधिकार मिल गया। कब? 1939 में ये एक्ट पारित हुआ। मद्रास में कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री कौन थे? टी प्रकाशम की अध्यक्षता वाली समिति ने स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू था ना, भूमि की स्वामित्व का अधिकार जमींदारों से लेकर किसको दे दिया? किसानों को देने की भी सिफारिश की। किसने? मंत्री टी प्रकाशम ने।
बम्बई सरकार में 1937 में कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की गई। अच्छा, मुंबई में ही कपड़ा जांच समिति क्यों? क्योंकि बम्बई में बहुत ज्यादा मिल्स हैं, है ना, और बम्बई के इस एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल पर है ना, इस वजह से हड़ताल रोकने के लिए इसके अलावा 1939 में औद्योगिक विवाद अधिनियम भी पेश किया गया। अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1939 में पारित हुआ, ये याद रखना। अब चूंकि हड़तालें प्रतिबंधित कर दी गई तो ये किसके लिए हो गया? जो मजदूर है उनके तो ये बिल खिलाफ हो गया, लेकिन जो औद्योगिक वर्ग है, जो मालिक लोग हैं उनके सपोर्ट में। तो उस समय फिर जो लेफ्टिस्टवादी थे उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि कांग्रेस तो देखो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों का भला चाह रही है, मजदूरों का नहीं। तो कांग्रेस के को एंटी नेगेटिविटी दिखाने के लिए लेफ्टिस्ट ने ऐसा प्रचार किया। तो याद रखना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम कब आया? 1939 में। तो उससे पहले कपड़ा जांच समिति, पहले जांच हो गया तब ये आया, ठीक है ना। तो भाई पहले जांच होगी तभी ना कोई अधिनियम आएगा। 1937 में प्रांतों में बनी लोकप्रियता सरकारों से किसान आंदोलन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि किसान उस समय सोच रहे थे हमारी सब चीजें हो जाएंगी, स्वराज्य मिल जाएगा, मतलब जो उनका दोहन होता है, शोषण होता है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज याद रखना। यद्यपि एक तरीके से किसानों के साथ ये धोखा हो गया। किसानों के कितने सारे 1936 के फैसपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी नीति को दर्शाया कि हम तो कृषक नीति लाएंगे, कृषकों के बहुत सारे मैनिफेस्टो पॉइंट्स मैनिफेस्टो में रखे, लेकिन क्या किसान आंदोलन को कोई प्रोत्साहन मिला? द आंसर इज नो। क्योंकि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चीजें वो समझ रहे थे कांग्रेस वाले कि अगर ये आंदोलन ही कंटिन्यू किसान करते रहेंगे तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, सरकार चलेगी तो चलेगी कैसे। कांग्रेस के मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपना वेतन 500 रुपए प्रति माह कर दिया तथा द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के टिकट पर रेलों में यात्रा की, यानी कि खुद की कटौती करी। ये आज के नेताओं को सीखना चाहिए। आज के नेता कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर देते हैं और खुद की पेंशन डबल ट्रिपल कर लेते हैं, और सत्ता वो जो उनकी सैलरी होती है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगे देखते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रिमंडलों के कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना भी करी गई। कांग्रेस ने कहा कि देखें तो भाई हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं कैसे काम कर रही हैं। इस संसदीय उप समिति भी, इसे संसदीय उप समिति कहा जाता है। अब इसके परिषद के सदस्य कौन कौन थे पूछा जा सकता है। एक तो थे सरदार पटेल। अब सरदार पटेल सरदार है तो समीक्षा करने जाएंगे, और मौलाना भी समीक्षा करने जाएंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो पहले प्रेसिडेंट बने भारत के। चलिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र की जरा घटना देखते हैं। 1939 में पता है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जो भारतीय थे या जो कांग्रेस थी वो उसमें शामिल नहीं होना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस उसने ब्रिटेन ने जबरदस्ती उसमें शामिल हो होने की घोषणा कर दी। इससे सारे के जो सारे लोग थे वो क्या हो गए, वो सब के सब चिढ़ गए थे। तो वायसराय ने कांग्रेस से बिना पूछे अपनी मनमर्जी से घोषणा कर दी कि ठीक है इंडिया में शामिल है। तो कांग्रेस कार्य समिति ने कब 22 अक्टूबर 1939 को एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने के निर्देश दिए। एक प्रस्ताव पारित किया जाता है 22 अक्टूबर 1939 को, और ये कहा जाता है कि सब लोग अपना अपना त्यागपत्र दे दें। और नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, पद पर बने रहने का अर्थ है युद्ध में सरकार के साथ है। कांग्रेस ने अपने सब मंत्रियों को कहा कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं, सरकारों को बोला, तो सीधी सी बात यह है कि आप कांग्रेस के नहीं सरकार के साथ हैं और युद्ध का आप साथ दे रहे हैं। तो ये प्रस्ताव पारित कब किया गया? 22 अक्टूबर को, ठीक है ना। इसके अलावा कांग्रेस 7 कांग्रेस के पूर्ण बहुमत वाले राज्य एवं असम में जो साझा सरकार थी, यानी कि टोटल 8 प्रांतों में, 7 में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी और एक असम और सिंध में उन्होंने साझा सरकार बनाई थी। तो असम वाले ने भी त्यागपत्र दे दिया। कब? 15 नवंबर को। ठीक है। रेजिग्नेशन कब दिया? RESIGN, रेजिग्नेशन कब? 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। और कांग्रेस सरकारों ने कुल कितने माह तक शासन किया? 28 माह तक का शासन था। 3 राज्यों बंगाल, पंजाब व सिंध में ही लोकप्रिय सरकारें रही। 3 राज्यों में रही। देखो सिंध वाले ने नहीं दिया था, ये याद रखना। सिंध में कांग्रेस की साझा सरकार तो थी, लेकिन सिंध चूंकि मुस्लिम बाहुल्य राज्य था, इस वजह से इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। कितने 7 + 2 9 थी ना। 7 में तो इनका खुद के बना था और 2 में साझा सरकार। तो 2 साझा सरकार किसकी थी? सिंध में और एक असम। तो सिंध वाले ने इंड कर दिया इनका, ठीक है। असम ने तो, असम इनके सम में रहे, इनके साथ ही रहे, यानी कि त्यागपत्र दे दिया। और जब 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया, तो भाई ठीक 7 दिन के बाद, 7वें दिन कई लोग बड़े खुश हो गए। उनमें से थी मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर, और उन्होंने मनाया 22 दिसंबर 1939 दिन था शुक्रवार, जुम्मे के दिन मुक्ति दिवस उन्होंने सेलिब्रेट किया। इसी को बोलते हैं डिलीवरेंस डे। क्या बोला है? डिलीवरेंस, यानी कि मुक्ति मिल गई, क्योंकि उनका मानना था कि वे अब कांग्रेस राज्य से अत्याचारों से मुक्त हो गए हैं। तो अब 3 तारीखें याद रख लो कि ये प्रस्ताव पारित कब किया? पारित किया 22 अक्टूबर को। ठीक है। प्रस्ताव पारित करके क्या बोला था होगा इन्होंने कि तुम सभी लोग
अपने-अपने पदों को बाय-बाय कर दो। बाय-बाय यानी कि 22 ऐसे याद किया करना पड़ता है। क्या बोला होगा प्रस्ताव पारित करके कि सब अपने पदों को बाय-बाय कर दो, अब की बार बाय-बाय कर दो, ठीक है? अब की बार मतलब अक्टूबर में पदों को क्या कर दो 22। इसके बाद रेजिग्नेशन दिया इन्होंने कब? रेजिग्नेशन देखो ठीक है, वो तुम आप छोड़ दो, रेजिग्नेशन छोड़ दो। 22 अक्टूबर और 22 नवंबर ठीक 2 महीने के अंदर ये इन्होंने 22 दिसंबर को ये मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है? तो मुक्त हो गए, जब कोई व्यक्ति मुक्त होता है किसी चीज़ से तो क्या कहते हैं? बाय-बाय, बाय-बाय इस तरीके से। और इसके 7 दिन पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था या फिर ये मान लो रेजिग्नेशन के 7 दिन बाद उन्होंने क्या किया था? मुक्ति दिवस मनाया था। कैसे भी याद कर लो 22 अक्टूबर, 15 नवंबर और 22 दिसंबर। 22, 15, 22 ऐसे याद कर सकते हो। 22 ये 7-7 22, 15, 22 और यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आगे कांग्रेस ने युद्ध समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने जुलाई 1940 में सरकार को प्रस्ताव रखा कि अगर आप हमें स्वतंत्रता की हमारी बात मान ली जाए कि आज़ादी मतलब युद्ध के बाद आप हमें अगर स्वतंत्रता दे दोगे, तो आप ऐसा करो एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दो, तो फिर हम सब युद्ध में सहयोग करेंगे। तब चर्चिल ने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। यानी कि ऐसे तो सभी लोग हमसे आज़ाद होते चले जाएँगे, तो हम विघटन नहीं करेंगे। कथन किसका है? चर्चिल का है। सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध में सहयोगी की नीति की विरोध करते हुए कहा था कि ब्रिटेन पर आया संकट भारत को आजादी दिलाने का दुर्लभ अवसर है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। देखो सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे थे कि दिस इज अपॉर्चुनिटी, और जब दुश्मन का दिन खराब हो तो हमें अपना दिन अच्छा बना लेना चाहिए। हमारा दिन अच्छा होता नहीं, अच्छा बनाना है हमें। तो वो कह रहे थे कि जो आपदा है, ब्रिटिश के लिए जो डिसास्टर है, जो डिसास्टर फॉर द ब्रिटिश कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियंस। बट गांधी ने कहा कि नहीं, हम ऐसे बुरे समय में ब्रिटिश का साथ देंगे, हम ऐसे बुरे समय पे उनको कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस है ये गांधी और बोस की उसमें मेथोडोलॉजी है, जो कार्य प्रणाली उसमें क्लियर दिख रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जब गांधी ने डोमिनी स्टेटस का प्रस्ताव रखा और बोस ने इसको क्या कर दिया था? इसको चैलेंज करके मतलब इसका विरोध किया था। गांधी व नेहरू के अनुसार भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए क्योंकि अहिंसा का रास्ता नहीं है। ये देख लो, यही वही कथन आ गया जो अभी मैंने आपको फिलॉसफी बताई थी। गांधी और नेहरू कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब सब कुछ चीजें सही होंगी तब हम लड़ेंगे। आगे देखते हैं। जून 1943 में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, तो देखो जब 1934 के टाइम पे हुआ ये था, ये जो लेफ्टिस्ट थे ना, इनको कई सारे झूठे केस उसमें ब्रिटिश ने फँसा दिया था, तो ये सब जेल चले गए थे। तो अब ये ब्रिटिश की मार से बचने के लिए ये सब आईएनसी में शामिल हो गए थे। इस थीसिस को कहा जाता है ब्रैडले दत्ता थीसिस। ब्रैडले दत्ता थीसिस का में ये ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट जो आइडियोलॉजी थी उनके मार्गदर्शक थे उस समय ब्रैडली और दत्ता। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी। लेफ्टिस्ट वालों को बोला कि अगर आपको अंग्रेजों की मार से बचना है, जेल जाने से बचना है, तो ये आईएनसी कांग्रेस में शामिल हो जाओ और धीरे-धीरे करके आईएनसी के अंदर जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर हैं, धीरे-धीरे इनको आप बाहर कर दो और कांग्रेस को कब्जा लो, फिर अपनी आप आइडियोलॉजी चलाओ। तो देखो भाई 1934 से ये चूँकि ये बैन हो गए थे ना, तो कांग्रेस के अंदर ये काम करते रहे। और ये इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। लेकिन 1941 में क्या हुआ, जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, तो भारतीय साम्यवादियों ने ब्रिटेन विरोधी रुख त्याग कर सरकार के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने कहा लेफ्टिस्ट वालों की नहीं, अभी तक तो हम सरकार का विरोध। अब देखो जर्मनी ने रूस पर क्यों? क्योंकि रूस जनरली समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित है और रूस ने ही ये सोशलिज्म का ये जो कीड़ा है हर जगह पर फैलाया हुआ था। तो लेफ्टिस्ट वादी अपना जो ओरिजिन देश है वो रूस को ही मानते हैं। तो अब लेफ्टिस्ट को सहानुभूति हो गई रूस से, तो लेफ्टिस्ट ने कहा कि अभी तक तो हम विरोध कर रहे थे ब्रिटेन का, भैया अब विरोध नहीं करेंगे, अब हम ब्रिटेन तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन एक साथ लड़ रहे हैं, है ना? कुछ समझ में आ रहा होगा आई थिंक। नहीं भी आ रहा होगा ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं। तो अब अभी तक जो इस युद्ध को कह रहे थे कि बड़ा बुरा युद्ध है, लोग मर रहे हैं, अब इनको कहने लग गए थे पीपल्स वार की, तो भाई लोगों के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, इस वजह से हम ब्रिटेन के साथ में। तो ओवरऑल मिला के आप ये मान लो कि लेफ्टिस्ट, ये स्टेटमेंट मैं बस समझा रहा हूँ, लेफ्टिस्ट शुरुआत में सेकंड वर्ल्ड वॉर के विरोध में थे, लेकिन जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो फिर ये सपोर्ट में आ गए ब्रिटेन के। बस इतनी चीज याद रख लो। ओवरऑल लेफ्टिस्ट लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर का सपोर्ट किया है और आईएनसी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। इसी समय हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में। हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में। और ये शायद फरवरी के महीने में हुआ था अधिवेशन, एग्जैक्ट तारीख अगर पूछे। कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है।
अब हरिपुरा अधिवेशन में बोस के नाम का जो प्रस्ताव रखा, ये क्वेश्चन पूछने किसने रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि ये यंग थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू तो अध्यक्ष बन चुके थे, यंग लीडर। 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू 2 बार बन गए थे। तो अब 1937 में कोई इलेक्शन हुआ नहीं था और 1938 में अब कौन बनेंगे? बोस। तो हम क्या देख रहे हैं, 1936 में जवाहरलाल नेहरू, 1938 में, 1939 में सुभाष चंद्र बोस, यानी कि यंग लीडर सब कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी का गठन होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 1931 का, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था सरदार पटेल की अध्यक्षता में, उसमें क्या हुआ था? नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का प्रपोजल और फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका प्रपोजल आया था। इसमें प्रपोजल आया, जबकि इसमें प्लानिंग कमेटी बनी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और सदस्य कौन थे? घनश्याम दास बटला। उद्योगपति हैं लाला श्रीराम, विश्वेश्वरैया, पुरुषोत्तम ठाकुर दास और बालचंद हीराचंद्र, अंबालाल साराभाई आदि लोग इसके सदस्य थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के। अब मैं एक चीज आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि नेशनल प्लानिंग का काम भारत में जो उपज है वो अगर नेहरू की है, तो आप गलत है। ये उपज ही किसकी है? आपके इनका सुभाष चंद्र बोस जी की उपज है। ये बिल्कुल इस चीज को लिखा गया है, बीएल ग्रोवर ने अपनी बुक में इसमें क्लियरली लिखा है कि ये गलत नोशन है कि नेशनल प्लानिंग जो कमेटी है वो नेहरू की देन है, वो एक्चुअल में सुभाष की देन है। ठीक है। वो अब ये इसी अधिवेशन में एक तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, एनपीसी का गठन 1938, एनपीसी 1938। बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की भी स्थापना करी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय योजना समिति, ये देख रहे हैं, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग की स्थापना मेघनाथ देसाई के आग्रह पर की थी। अब किसके आग्रह पर की थी उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी की? मेघनाथ शाह, नॉट मेघनाथ देसाई, मेघनाथ शाह के की सिफारिश पर। और इसकी जो उपसमिति बनी थी उसके अध्यक्ष स्वयं मेघनाथ शाह थे। तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी उसके लिए सिफारिश किसने करी थी? मेघनाथ शाह ने। इस प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसी के लिए एक उपसमिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? मेघनाथ शाह। चलिए, हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के जन आंदोलन को समर्थक देने का भी निर्णय किया था। यानी कि अपनी जो रियासतों की जो नीति थी वो कांग्रेस ने 2 अधिवेशनों में चलाई थी। एक तो 1920 में ओपन करी थी, एक और एक 1938। तो 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि जो रियासतें हैं ना, उनको भी एंश्योर करना चाहिए कि उनके भी जो लोग हैं वो स्वतंत्र हों और उन्हें जन आंदोलन चलाना चाहिए उनके लोगों को, क्योंकि रियासतें उनके लिए कुछ कर नहीं रही हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने, कांग्रेस ने अपनी रियासतों की जो नीति है वो कब स्टार्ट करी थी, किस आंदोलन में? तो 1920 के सेशन में, और फिर बाद में 1938 के सेशन में इसी को उन्होंने दोहराया। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। तो हिंदी भाषा के भी पक्षधर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। फिर कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देखते हैं। त्रिपुरी संकट क्या है? 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से इलेक्शंस में खड़े हो गए और सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे कौन? पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास भी लिखा है। ये जो व्यक्ति हैं ये है गांधी जी के खड़े हुए थे, लेकिन हुआ ये, स्टार्टिंग में तो कौन खड़े थे? मौलाना अबुल कलाम। इससे पहले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन इन्होंने जब नाम वापस ले लिया तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया। अब पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। अब जब पट्टाभी सीतारामैया हार गए, शायद इनको, पट्टाभी सीतारामैया को मिला था 1308 वोट, इनको मिला था 1537 वोट। एग्जैक्ट मुझे जहां तक याद आ रहा है ये इस प्रकार से। तो जब पट्टाभी सीतारामैया हार गए तो गांधी जी ने कहा ये मेरी खुद की हार है। और इसी हार के चक्कर में क्या हुआ कि 15 जो काउंसिल्स थी उनमें से 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। जो कांग्रेस कमेटी की जो समितियां थी, 12 में से 15 में से 12 समितियों के जो हेड्स थे उन्होंने, अध्यक्ष, वो इस्तीफा दे दिया। लेकिन याद ये रखना कि जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा नहीं दिया था। उनमें से स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने भी इस्तीफा दे दिया? नहीं। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने उनको, सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा था, कॉन्फिडेंशियल पत्र लिख के अपनी बात प्रकट करी थी। चलिए, बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्षता का चुनाव इसलिए लड़ा कि वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे। वो एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाना चाह रहे थे उस समय, और उस समय जो कांग्रेस के नेता थे विरोध कर रहे थे। विरोध उन्होंने कैसे दर्शाया? 12 समितियों के हेड्स ने इस्तीफा देकर। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो उसने किया? शरद चंद्र बोस ने किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अधिवेशन दिया, जो भी स्पीच दी थी, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? शरद चंद्र बोस ने। और इस अधिवेशन में गांधी जी स्वयं नहीं आए और गोविंद बल्लभ पंत को उन्होंने भेजा था। तो गांधी जी जब भी, मतलब कन्फ्रंटेशन बचाते थे गांधी, इनडायरेक्ट मैसेज पास करते थे, ये उनका मतलब कार्यप्रणाली थी। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धनामैया को पराजित किया और लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, दोनों बार चुनाव होकर, इस बार चुनाव होकर वो बने थे।
गांधी जी ने सीतारामैया की हार को अपनी हार बताया। त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात बोस एवं दक्षिणापंथी यानी कि जो राइट विंगर थे का समझ झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर केंद्रित हो गया और फिर वही है कि 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। चुनावों के बाद जब कांग्रेस को ऐसा लगा कि अब पार्टी के अंदर उठक पटक ज्यादा हो रही है तो बोस ने सोचा कि ये बेटर है कि यहाँ से हम छोड़ के चले जाएं। तो चुनावों के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को अपनी इच्छा के अनुसार कार्यकारिणी नियुक्त करने को कहा भी, सोचा कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया कि हम भाई कार्यकारिणी नहीं बनाएंगे। क्योंकि ऐसा अब कार्यकारिणी का मतलब ये है कि जो हेड बनता था प्रेसिडेंट जैसे बने तो अगले साल के लिए जो भी प्रोग्राम रन करेंगे तो एक कार्यकारिणी का गठन तो किया जाएगा, लेकिन वो कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। अंत में अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। कब? अप्रैल के महीने में दिया। ये तारीख याद रखना, अप्रैल 1939। और ठीक 2 या 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने 3-4 दिन के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी और इसके जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था शार्दुल सिंह कबीसा। क्या नाम था? शार्दुल सिंह कबीसा। और जब सुभाष चंद्र बोस छोड़ के चले गए तो बीच का भाई अब सेशन में अध्यक्षता कौन करेगा उस वर्ष? तो वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर बागडोर संभाल ली। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस के नाम का प्रस्ताव रखा था। इसी वर्ष अगस्त माह में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, यानी कि कांग्रेस से पूरा इनका नाता टूट जाता है। स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है जो ह्यू टोय द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है स्प्रिंगिंग टाइगर? किसने लिखी है? ह्यू टोय ने। इसके अलावा एन इंडियन पिलग्रिम और द इंडियन स्ट्रगल भी इनकी आत्मकथा स्वयं है। ये आत्मकथा है दोनों, ठीक है। जीवनी उनकी कौन सी? स्प्रिंगिंग टाइगर। और आत्मकथा है एन इंडियन पिलग्रिम और द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल के दो भाग हैं। बोस ने अपनी आत्मकथा इंडियन स्ट्रगल में कहा कि भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, उनका ऐसा मानना था। अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। मार्च 1940 में रामगढ़ क्या है? बिहार में एक वार्षिक अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं उनकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने करी है, क्योंकि वो जो चल रहा था तो बार बार उन्होंने कांग्रेस ने ये अपना जो अध्यक्ष थे उनको बदलना सही नहीं समझा। तो वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कहा गया कि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। देखो अभी भी कांग्रेस सोच रही है कि शायद इसका कुछ लाभ ले लें, लेकिन अटैक करने की मूड में नहीं है। क्या कह रहे हैं? मिन्नत तय कर रहे हैं अभी भी कि अगर ब्रिटिश सरकार एक अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट का वो कर दे, बना दे, तो भाई यूं हम सोच सकते हैं कि आपका मदद करें, लेकिन कैसे ब्रिटिश करेगी? बिल्कुल नहीं। तो 7 जुलाई 1940 को कांग्रेस के पूर्ण प्रस्ताव में भी ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहयोग का यह प्रस्ताव दोहराया गया। लेकिन कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तो उन्होंने अब भाई इंडियंस का साथ तो चाहिए है कांग्रेस का, या इंडियंस का साथ तो चाहिए ना किसको? ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश ने एक लॉलीपॉप दिया इस बार। इसको कहा जाता है जो वॉयसरॉय था लिनलिथ को, ने किस तारीख को? 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और प्रस्ताव में क्या कहा गया? कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे और एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा। तो कांग्रेस जो मांग कर रही थी ब्रिटिश डायरेक्ट कभी नहीं मानेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्या 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन को मांग को स्वीकार किया गया, तो आंसर आप क्या कहेंगे? नहीं, अस्वीकार कर दिया गया। स्टेटमेंट वो गलत होगा। अगस्त प्रस्ताव में क्या मुख्य बातें दे दी उन्होंने कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, जबकि डोमिनियन स्टेटस उन्होंने मांगा कब था? इन्होंने मांगा था 1928, जब 10 अगस्त को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी और 28 अगस्त को नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया, तब डोमिनियन स्टेटस मांगा गया। तो अब कितने वर्ष हो गए? अब 12 वर्ष हो गए हैं। फिर डोमिनियन स्टेटस के चक्कर में ही तो पता नहीं क्या क्या नहीं हो गया है। डोमिनियन स्टेटस के चक्कर में सुभाष चंद्र बोस लड़ गए। ये 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने 2 में हिस्सा ही नहीं लिया और गांधी जी भी दूसरे में तो बीच के से लौट के चले आए थे। तो अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस देने की मांग कही गई और ये कहा गया कि युद्ध के बाद मुख्यतः भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। अब ये भी भैया पेच है, एग्जाम में यहीं से पेच फंसाया उन्होंने एक बार। मुख्यतः, अब ये मुख्यतः का इंग्लिश वर्जन होता है मेनली, और एक वर्ड इसी के से मिलता जुलता अगर आप देखोगे कंप्लीटली, इस वर्ड पे फोकस करो। अंग्रेज क्या कह रहे हैं अगस्त प्रस्ताव? कि हम कोशिश करेंगे कि मुख्यतः भारतीय हों। ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से भारतीय होंगे उस संविधान सभा जो हम बनाएंगे। भारतीय ये तो कह रहे हैं कि ठीक है युद्ध के बाद हम संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें पूरे सदस्य भारतीय होंगे। कह रहे हैं कि मुख्यतः भारतीय होंगे, यानी कि कुछ अंग्रेजी भी होंगे। एक तो यही ऑब्जेक्शन का कारण बन गया अगस्त प्रस्ताव का। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी है भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। भाई वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, बोले हम उसमें भारतीयों को बढ़ा देंगे, लेकिन
युद्ध सलाहकार परिषद का गठन की भी उन्होंने बात करी कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन। अब अल्पसंख्यकों वाला कार्ड वो तो वही है, हिंदू-मुस्लिम वाला कार्ड खेल रहे हैं ना। और उपरोक्त आधारों पर भारतीय लोग सरकार का सहयोग करेंगे। अगर आपको ये हमारी 5 शर्तें मंजूर हैं, कौन-कौन सी? पहली, डोमेन स्टेटस में देंगे हम, आज़ादी नहीं देंगे, ये चीज़ क्लियर थी, डोमेन स्टेटस देंगे। जबकि 1929 से कांग्रेस तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात ही कर रही है, पूर्ण स्वराज की बात कर रही है और ये कह रहे हैं 1940 में डोमेन स्टेटस देंगे तुमको। मुख्यतः जो निर्माण सभा होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएँगे हम आफ्टर वॉर, इट विल कंसिस्ट मेनली ऑफ इंडियंस बट नॉट, इसको क्रिटिसाइज ऐसे करेंगे, इट डिडंट कंटेन कंप्लीटली इंडियंस। दूसरी बात है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भागीदारी होगी, इंडियंस की वृद्धि कर देंगे और वॉर एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे जो एडवाइस देगा। लेकिन इस एडवाइजरी का हेड कौन होगा? हेड होगा ब्रिटिश जो कमांडर होता था वो। भारतीय चाह रहे थे कि अगर इसका गठन हो तो इसका कोई हेड होना चाहिए, कोई भारतीय, तो ये भी पेच है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों का पूर्ण सुरक्षा के अधिकार, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा कि जिस डोमिनियन स्टेटस पर यह प्रस्ताव आधारित है, वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। कहने का मतलब ये था कि हमने तो इसको 1928 में नेहरू रिपोर्ट में माँगा था, राइट? और उसके बाद से तो हम पूर्ण स्वराज माँग रहे हैं। तो ये जो आपकी जो कील है, कील कौन-सी डोमिनियन स्टेटस की, इसमें तो जंग लग गई है, अब ये किसी काम की नहीं है। यानी कि आपका जो प्रपोज़ल है डोमिनियन स्टेटस देने का, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ यूज़लेस वेस्टेज बिकॉज़ इट हैज़ ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए हैं जब हमने इसकी डिमांड करी थी। अतः नेहरू के अनुसार डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका था, इर्रेलेवेंट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि अब तो कांग्रेस को सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। कांग्रेस इस समय तो स्वतंत्रता की बात माँग कर रही थी। बात कर रहे थे संविधान सभा की बात कर रहे थे, ना कि डोमिनियन स्टेटस की। गांधी जी ने कहा कि अगस्त प्रस्तावों में राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी हो गई। यानी कि हम माँग कुछ और रहे थे, मिल कुछ और रहा है। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्तावों में अल्पसंख्यकों को दिए गए आश्वासनों का स्वागत किया, बिल्कुल करेंगे, किंतु पाकिस्तान की मांग स्वीकार न किए जाने के कारण लीग ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो सीधी सी बात ये है, अब अगर आपको बहुत दिन हो जाए इसको पढ़े और ये भूल जाओ कि अगस्त प्रस्ताव में क्या मुस्लिम लीग की सरकार की मांग को माना गया, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं माना गया। ये मांग, एक चीज पहला तो ये तरीका याद रखो, ये मांग अंत में आके माउंटबेटन ने मानी है, बाकी किसी ने भी नहीं मानी। बात समझ में आ रहा है? बाकी किसी ने भी नहीं मानी। अंत में लॉर्ड माउंटबेटन जब बिल्कुल मजबूर होंगे तब मांगेंगे। हाँ, बस क्रिप्स प्रस्ताव ने इनकी आधी अधूरी मांग मान ली थी। तो आधी चीज क्रिप्स, कोई आपने पापड़ सेका, वो क्रिप्स होता है ना, वो आधा क्रिप्स हो पाया। तो क्रिप्स मिशन ने आधी इनकी मांग मांगी थी। दूसरी चीज, आप अगस्त प्रस्ताव में ये भी सोचो ना कि अगर मान लो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, अगर अगस्त प्रस्ताव ने इनकी मांग मान ली होती, तो ये बताओ कांग्रेस के लोग नहीं चढ़ जाए थे? और उस समय तो इनको कांग्रेस से समर्थन चाहिए ना ब्रिटिश को। तो ये भाई मुस्लिम लीग का ये मांग क्यों मांग के कांग्रेस को नाराज करेंगे युद्ध के समय में? बात समझ में आ गया? तो युद्ध चल रहा था तो भी मुस्लिम लीग की जो मांग है सेपरेट पाकिस्तान की, वो स्वीकार करके वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से ये मांग नहीं मानी गई। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई तथा डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए स्टाइल लाइनर क्वेश्चन है। जो हम मांग रहे हैं 1928 में, हमारे मुद्दा दे कब रहे हैं? ये 12 साल बाद। जैसे मिथुन की मूवीज आती थी हर बार 7 साल बाद, ये हो रहा है 12 साल बाद। जब तो बारंबार हो गया, 1940 में हमको दे रहे हैं। तो इसमें खुद इन्होंने पहली बार खुद ही कहा है ना कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे युद्ध के बाद। तो स्पष्ट बात ये हो गई। और ये जो बात कही जा रही है कि अंग्रेजों ने किस उसमें पहली बार ये माना कि भारतीयों को शामिल करेंगे, तो 1927 के साइमन कमीशन में तो उन्होंने माना नहीं। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद तो कुछ भारतीयों के लिए कुछ आया नहीं ना, तो फिर क्या आएगा? इसमें जो कह रहे हैं कि मुख्यतः भारतीय प्रतिनिधि होंगे, तो इसी को भी ये मान रहे हैं कि भारतीयों को सम्मिलित करने की बात करी गई। लेकिन याद रखना, अगस्त प्रस्ताव में मुख्यतः की बात करी गई थी, सभी की बात नहीं करी। सभी की बात किसमें करी इन्होंने? ये सभी लोग भारतीय कब होंगे? 1946 का जो कैबिनेट मिशन आएगा, उसमें सभी लोग भारतीय होने की बात इन्होंने करी है, जिसके अनुसार संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद हाँ, व्यक्तिगत सत्य की बात करें, 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह हुई, इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि एक व्यक्ति को ये डिक्लेयर कर दिया जाता था कि पहले सत्याग्रह ये हैं। फिर खूब से मतलब प्रचार प्रसार किया जाता था कि दिल्ली चलो, जो जहां से था। और बड़े भीड़ इकट्ठी होती थी, एक व्यक्ति बीच में खड़े होकर जो सत्याग्रही होता था वो भाषण देता था। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। ये एक तो तारीख याद रख लो, व्यक्तिगत व्यक्ति 17 अक्टूबर। प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया था।
और विनोबा भावे ने पवनार यानी कि पवनार कहाँ पर है? मुंबई, वर्धा के निकट 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, चौथे प्यारेलाल, पांचवें मौलाना अबुल कलाम और छठे सत्याग्रही सरदार पटेल। तो 6 सत्याग्रही को चुना गया था टोटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 17 अक्टूबर से, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त, 4 प्यारेलाल, 5वें मौलाना अबुल कलाम और छठे सत्याग्रही सरदार पटेल। तो टोटल 6 सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्हें 4 माह की सजा हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू को 4 माह की सजा हुई, एकमात्र सत्याग्रही, बाकी किसी सत्याग्रही को सजा नहीं हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? 5 जनवरी 1941 को। तो 2 चरण थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, 2 चरण थे। एक तो था 17 अक्टूबर 1940 को और दूसरा था 5 जनवरी 1941 को। ठीक है? तो ये पहला कब था? 17 अक्टूबर 1940। तो 2 चरण में ये हुआ, ये भी याद रखना। इसके अलावा लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल भेजे गए। सत्याग्रहियों ने गांवों में युद्ध विरोधी भाषण दिए और गांवों से दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का प्रयास किया और साथ में इस कारण इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन रखा गया कि सब लोग दिल्ली मार्च करो। तो दिल्ली चलो आंदोलन कौन सा था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। या ये पूछ ले कि दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या कहोगे? दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत भी 17 अक्टूबर 1940 को हुई, यानी कि जिस तारीख से व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुए हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर एक्चुअल में आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो ही भाई लाइक करो और कमेंट में भी कुछ अच्छा बुरा कहो। अगर बुरी लग रही है तो भाई मतलब लाइक बिल्कुल मत करो, कमेंट में बुरा भला कह सकते हो। धन्यवाद।